सबक। कॉल बेल जोर से किरकिराई। शिल्पा उस समय बाथरूम में कपड़े धो रही थी। दरवाजे पर आकर उसने पूछा, कौन? बाहर डाकिया था। वह दरवाजे के नीचे पत्र खिसका कर जा चुका था। पत्र लेकर शिल्पा अंदर कमरे में आई। प्रवीण का पत्र था। उसने लिखा था कि वह जल्द ही विवाह करने वाला है। शिल्पा को यह जानकर खुशी हुई। कपड़े साफ करने के बाद शिल्पा नहा धोकर श्रृंगार मेज के पास जा खड़ी हुई। कमल से खिले अपने रूप को देखकर वह खुद शर्मा गई। फिर उसने अलमारी से साड़ी और उसी से मेल खाता बालिश्त भर का ब्लाउज निकाल लिया। उसने नाभि के नीचे साड़ी बांधी। फिर सिर से खुले बालों को जूड़े में समेट लिया। सज धज कर शिल्पा अपने आप को आईने में देखने लगी। उसे लगा कि मध्यकालीन नायिकाएं भी इसी प्रकार प्रिय से मिलने के लिए सजती संवरती होंगी। शिल्पा को कॉलेज के दिनों की याद आ गई, जब डॉक्टर रमाकांत नायक नायिका भेद पढ़ाते समय खूब रस लिया करते थे और नायिकाओं के रसीले उदाहरण देते थकते नहीं थे। उस रोज समाज केंद्र भवन में बस्ती की महिलाएं सिलाई कढ़ाई करती हुई आपस में गपशप कर रही थी। तभी किसी ने प्यार मोहब्बत का प्रसंग छेड़ दिया था। ब्लाउज काटती हुई रेखा ने आंखें मटका कर कहा था, अरे हम आखिर किसके लिए सजती संवरती है? यही ना कि कोई हमें देखे और अपना दिल थाम कर लंबी लंबी आहें भरे। शिल्पा पर धीरे धीरे उस मोहब्बत का असर पड़ने लगा था। उस दिन विवेक के काम पर जाने के बाद वह शीशे के सामने जा खड़ी हुई थी। सजने संवरने में शिल्पा ने पूरा 1 घंटा लगा दिया था। अपने ही रूप को शीशे में बार बार देखकर तथा पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद खरीदारी के लिए घर से बाजार चल दी थी। हाथ में पर्स लिए वह जिस और जाती, लोग दिल थाम कर रह जाते। वह जिस भी शोरूम के पास खड़ी होती, वहां का दुकानदार उसे देखता ही रह जाता। आइए ना मैडम। ब्रिजेश ने शोरूम से बाहर आकर उसका स्वागत किया था। हमारे यहाँ आपका स्वागत है, पधारिए। शिल्पा को भी उसका रूप और व्यवहार भा गया था। आइए अंदर तो आइए, कहता हुआ वह एक और हट गया था। ब्रिजेश के हटते ही वह अंदर चली आई थी। वह मुस्कुरा दिया था। उसके पिता ने चश्मे के ऊपर से उन दोनों की ओर देखा था। कल ही तो हमारे यहाँ बेंगलुरु से बेहतरीन साड़ियाँ आई है। ब्रिजेश ने उसके आगे ढेर सारी साड़ियाँ फैला दी थी। शिल्पा उन साड़ियों को देखती ही रह गई। साड़ियाँ एक से एक बढ़कर सुंदर थी। ब्रिजेश की नजरें शिल्पा की जूतियों पर थी। कितनी सुंदर है! प्रशंसा के 2 शब्द सुनकर शिल्पा का चेहरा खिल उठा था। उसका मन हुआ कि वह कहे, पहनने वाली भी तो कम सुंदर नहीं है, लेकिन प्रकट में वह मुस्कुरा कर ही रह गई थी। कहिए, कौन सी दूं? ब्रिजेश ने शिल्पा से पूछा था। तभी दुकान का नौकर 2 ठंडे पेय की बोतलें ले आया था। दोनों उसे पीने लगे। शिल्पा ने बोतल नीचे रख कर कहा था, देखिए, मेरे पास पैसे कम है, आप पैसों की चिंता छोड़िए। ब्रिजेश उसे आश्वस्त करने लगा। आप तो पसंद की बात कीजिए। ब्रिजेश के पिता ने भी बेटे का ही समर्थन करते हुए कहा था, रुपया अभी न सही, पहली को दे देना। बेटी, अपनी ही बस्ती में तो रहती हो। ब्रिजेश उसकी पसंद की गई साड़ी को पैक कर उसी के साथ दुकान से बाहर निकल आया था। उसके साथ चलते हुए उसने कहा था, आप चाहे तो साड़ी की चर्चा विवेक जी से न करें। वह क्यों? वह उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसे आश्चर्य हुआ था कि उसके पति को यह कैसे जानता है। शिल्पा ने पूछा भी था, आप मुझे ब्रिजेश कहते हैं? उसने अपना परिचय देते हुए बताया था, हम दोनों ने बीकॉम एक साथ ही किया था। ओहो, वह हंसती थी। तो आप दोनों क्लास फेल हो रहे हैं? जी। आंखों में प्रेम भाव लाकर ब्रिजेश ने कहा, इस रिश्ते से आप मेरी भाभी लगती है। शिल्पा शर्मासार हो गई थी। चौराहे से ब्रिजेश दुकान की ओर लौट गया था। वह भी अपनी बस्ती की ओर चल दी थी। ब्रिजेश के साथ इस मुलाकात के बाद ही शिल्पा ने सजने संवरने की ललक ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन विवेक ने भी कहा था
कि अनारकली बाजार में उसके मित्र ब्रजेश की कपड़े की दुकान है, लेकिन उसने कभी भी पति से ब्रजेश की चर्चा नहीं की थी। शिल्पा की शव पाकर ब्रजेश उसके जीवन में किसी घुसपैठिया की तरह घुसता चला गया। जब भी कभी वह उसके पास आता, उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता। कल ही शिल्पा ने ब्रजेश से कहा था, ब्रजेश जी, आप तो हमें कर्ज से गले तक लाद रहे हैं। हम लोग इतना कर्ज कहाँ से दे पाएंगे। वाह भाभी, तुम भी खूब हो, ब्रजेश ने हंसते हुए कहा था। आखिर विवेक भाई किसके लिए कमाते हैं फिर भी। अरे, हम आपसे तगादा तो कर नहीं रहे हैं, ब्रजेश बोला था। विवेक भाई हर पहेली को कुछ रुपए चुकाते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर शिल्पा चुप हो गई थी। ब्रजेश की बातों पर उसे विश्वास होने लगा था। ब्रजेश घर से जाते जाते कह गया था, भाभी, कल आपके लिए एक ऐसी साड़ी लेकर आऊंगा जो बनारस से आई है और बेशकीमती है। अच्छा, वह मुस्कुराकर बोली थी। शिल्पा बालकनी में खड़ी हुई कलाई पर बंधी घड़ी को देखने लगी। शाम के 4 बजने को थे। ब्रजेश आता ही होगा, यह सोचकर बस्ती की पतली सड़क की ओर देखने लगी। सामने से सचमुच ही ब्रजेश लंबे लंबे ढक भरता हुआ उन्हीं ब्लॉक की ओर चला आ रहा था। शिल्पा ने फौरन रसोई में जाकर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कॉल बेल बजते ही शिल्पा दरवाजे की ओर लपकी। मुस्कुराकर उसने ब्रजेश का स्वागत किया और बोली, आपकी बड़ी लंबी उम्र है, हम आपको ही याद कर रहे थे। ब्रजेश सोफे पर बैठा तो शिल्पा उसके लिए चाय ले आई। दोनों चाय पीने लगे। चाय के कप को एक और रखकर ब्रजेश ने हाथ का पैकेट मेज पर रख उसे खोलते हुए कहा, आज तो मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाया हूँ जो केवल आपके लिए ही है। इसे पहनने के बाद आपके रूप पर 4 चांद लग जाएंगे। साड़ी को देखकर शिल्पा की आंखें फटी की फटी रह गई। गुलाबी रंग की वह साड़ी सच में हजारों में एक थी। उस पर जड़े हुए सलमा सितारे आंखों को चौकाचौंध कर रहे थे। उसकी साड़ी को हाथ में लेकर शिल्पा न जाने क्या क्या सोचने लगी। लाओ भाभी, इस तोहफे को मैं अपने ही हाथों से पहना दूं। ब्रजेश के इस व्यवहार से शिल्पा घबराने लगी। उसने सोचा, किसी अन्य पुरुष के हाथों वह साड़ी कैसे पहनेगी। पति के मित्र से उसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी। वह सोफे से उठ गई। उसी के साथ ब्रजेश भी उठ गया। लेकिन ब्रजेश तो जैसे पहले से ही कुछ निश्चय करके आया था। इस बार उसके हाथ शिल्पा की ओर बढ़ने लगे। वह की कर्तव्य मूड की स्थिति में थी। ब्रजेश ने दुस्साहस करके उसकी कलाई पकड़ ली। शिल्पा ने हाव देखा न ताव। उसने ब्रजेश के सिर पर पेपरवेट से प्रहार कर दिया, लेकिन ब्रजेश ने अपने को बचा लिया और वैश्यों जैसा व्यवहार करते हुए बोला, आज तो मैं तुम्हारे साथ अपने अरमान पूरे करके रही रहूंगा। बदमाश, कमर पर दोनों हाथ रख शिल्पा बिफर उठी। तूने मुझे बाजारी औरत समझ रखा है क्या। तेरे घर में माँ बहन नहीं है। मुझे कमजोर औरत न समझना। चुपचाप यहाँ से चला जा, अन्यथा वह दुर्गति करूंगी कि पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा। ब्रजेश को ऐसी उम्मीद न थी। वह गर्दन लटकाए चुपचाप बाहर जाने लगा। तभी शिल्पा उसकी लाई हुई साड़ी पीछे से फेंकती हुई बोली, इस कफन को तो भी ले जा। ब्रजेश ने वह साड़ी उठा ली। शिल्पा ने उसकी लाई हुई और भी साड़ियां उसकी ओर फेंक दी, जिन्हें वह जल्दी से समेट कर चला गया। इस हादसे से शिल्पा की सांस तेज हो गई। वह अपनी उखड़ी सांस पर काबू पाने के लिए बेडरूम में जाकर लेट गई। थोड़ी देर आराम करने तथा स्थिति सामान्य होने के बाद शिल्पा उठी और श्रृंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। अब उसका रूप ही उसकी आंखों में चुभन पैदा करने लगा था। ऐसा रूप भी किस काम का जो दूसरों को अपनी ओर खींचे। वह श्रृंगार मेज के सामने से हट गई। साड़ी उतारकर उसने धुली हुई एक सादी धोती पहन ली और आईने के सामने जा खड़ी हुई।
अब वह और भी अच्छी लग रही थी, पर इस बार देखने का नजरिया भिन्न था। रसोई में जाकर पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि उनके आने का समय हो रहा था। वह बालकनी में खड़ी होकर विवेक का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शिल्पा ने देखा, बस्ती की पतली सड़क पर ब्रजेश तेजी से बाजार की ओर जा रहा था। उसे देखकर शिल्पा को लगा कि उस ध्रुत को आज उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। भविष्य में सावधान रहने के लिए उसने वही अपने दोनों कान पकड़ लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।